नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। एक एक चीज़ मैं आपके क्लियर करते हुए चलूँगा। ओके, देखिए सबसे पहले भौतिक प्रदेशों की बात करने से पहले भौतिक प्रदेश मतलब भौतिक प्रदेशों की बात करने से पहले एक चीज जानना बहुत ही जरूरी है। क्या चीज है भाई? वो चीज क्या है कि देखिए, आगे चल के आपसे पूछा जाएगा कि जैसे मरुस्थल किसका अवशेष है, अरावली किसका अवशेष है, तो उसमें आपको क्या है, चक्कर पड़ेगा कि जैसे कौन किसका अवशेष है। तो इस चीज को क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले हम कि एक सिद्धांत आता है किसका, एक सिद्धांत आता है किसका, वेगनर का। वेगनर क्या कहता है? वेगनर का जो सिद्धांत आता है, सिद्धांत कौन सा है? सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में वेगनर ने कहा है, और ये जो सिद्धांत दिया था ये दिया था 1912 में। इस सिद्धांत में वेगनर ने क्या कहा है? इस सिद्धांत में वेगनर ने कहा कि जो पूरा विश्व था, ये जो आप देखते हो अभी ऐसे करके, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये जो विश्व था, ये अफ्रीका, ठीक है, और ऊपर देखोगे आप इधर यूरोप, इधर एशिया और इधर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और इधर ऐसे करके, मतलब ये जो पूरा विश्व था अभी तो अलग अलग महाद्वीपों के रूप में विस्तृत है, ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि ये पूरा विश्व एक तरह से स्थल भाग पूरा जुड़ा हुआ था। कैसे जुड़ा हुआ था? ऐसे पूरा विश्व जो था ऐसे जुड़ा हुआ था। और इस स्थल भाग को क्या कहा? इस वेगनर ने इस पूरे स्थल भाग को क्या कह दिया? पेंजिया। क्या कह दिया? पेंजिया। इसका नाम दे दिया वेगनर ने पेंजिया। किसका? स्थल भाग का। स्थल भाग को वेगनर ने क्या कह दिया? पेंजिया। उसके बाद में बात करूं, इसके किनारे जो सागर था, उस सागर को नाम दे दिया क्या? पेंथालासा। पेंथालासा। समुद्र को तो पेंथालासा, मतलब जलीय जो भाग है, इस जलीय भाग को क्या कर दिया वेगनर ने? पेंथालासा। और इस स्थल भाग को क्या कर दिया? पेंजिया। कालांतर में समय बीतता गया और ये जो पेंजिया जो स्थल भाग था, ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये टूट, इसमें एक जैसे वर्षा होगी पानी भरने लग जाएगा, और पानी भरने लग जाएगा और एक सागर बन जाता है। कौन सा? 33 सागर। क्या बन जाता है? 33 सागर। क्या बन जाता है? 33 सागर बन जाता है। इससे 33 सागर ने क्या किया, धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, पानी आने लगा, और ऐसे करते हुए ये ऐसे बढ़ गया, ऐसे बढ़ गया। समझ रहे हो? ऐसे बढ़ गया। आपको मैं बता दूं, जो वेगनर ने जो बात कही है बिल्कुल सत्य बात कही है। कैसे? अगर इस भाग को दक्षिण अमेरिका के भाग को अफ्रीका से अगर आप मिलाओगे ऐसे, तो आराम से ये मिल जाएगा। मिला के देख लेना आप मैप में, ठीक है। इस भाग को अगर यहाँ मिलाओगे तो आराम से मिल जाएगा, ये भाग यहाँ पे मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर है मेडागास्कर। ये सारी चीजें क्या है, ऐसे मिली हुई थी। वेगनर ने ऐसा कहा, और वेगनर की ये जो बात है बिल्कुल सत्य बात है, लगता है इस मैप को देखकर, ठीक है। उसके बाद इसके फिर दो टुकड़े हुए, उत्तर वाले को कह दिया अंगारा लैंड और दक्षिण वाले को कह दिया गोंडवाना लैंड। एक तो 33 सागर, ठीक है, एक ऊपर वाला भाग गोंडवाना अंगारा लैंड, और अंगारा लैंड को कहा जाता है, अंगारा लैंड को कहा जाता है लॉरेशिया, और दक्षिण भाग को क्या कह दिया? गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये बातें क्या हुई, वेगनर ने बताई अपने सिद्धांत में। अब आ जाते हैं अपने भौतिक प्रदेशों के ऊपर। भौतिक प्रदेशों के ऊपर हम आ जाते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, और वाकई में भौतिक प्रदेश होता क्या है। देखिए, भौतिक प्रदेश कुछ नहीं होता, जैसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीजें होती है। जैसे कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर नदियां। उस चीजों को देखकर, उस भौतिक अवस्थाओं को देखकर, प्राकृतिक अवस्थाओं को देखकर डिवाइडेशन करने देना ही क्या है, एक भौतिक प्रदेश, और कुछ भी नहीं है। और या अगर हम समझें कि हमारी सुविधा के हिसाब से उस चीज को समझने के लिए जो टुकड़े कर दिया हमने, वही क्या है, भौतिक प्रदेश है। देखिए,
जो सबसे पहले भौतिक प्रदेश को बांटने का जो श्रेय जाता है वो जाता है वीसी मिश्रा को। किसको जाता है? वीसी मिश्रा को। वीसी मिश्रा जो है इन्होंने सबसे पहले राजस्थान को बांटने का, भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया है। इन्होंने कब? 1968 में बांटने का प्रयास किया। और किसमें? एक बुक है इनकी, राजस्थान का भूगोल। इस राजस्थान का भूगोल एक पुस्तक लिखी है इन्होंने। इसमें क्या किया है? इस राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले। फिर मैं बात करूं कितने भागों में बांटा इन्होंने? बांटा है राजस्थान को कितने? 7 भागों में। कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में। गुरुजी कौन कौन से 7 भाग हैं? देखिए 7 भाग कौन कौन से मैं बताता हूं आपको कि 1968 में बांटा, वीसी मिश्रा ने बांटा। और वीसी मिश्रा के हिसाब से राजस्थान के कितने? 7 भाग। 7 भाग, ठीक है, 7 भाग। कौन कौन से हैं? सबसे पहले यहां पर इसने क्या कर दिया? देखो वर्षा कहां पे कम होगी? यहाँ पे कम होगी और यहाँ पे ज्यादा होगी, तो ये मतलब शुष्क होगा। तो इसे कर दिया इसने शुष्क प्रदेश। क्या कर दिया? शुष्क प्रदेश। इसको क्या कर दिया इसने? इस भाग को कर दिया इसने अर्ध शुष्क। क्या कर दिया? अर्ध शुष्क। ठीक है, और इसको कर दिया इसने ऊपर वाले भाग को नहरी क्षेत्र। नहरी क्षेत्र, ठीक है, क्या कर दिया? नहरी क्षेत्र। इसको कह दिया शुष्क, इसको कह दिया अर्ध शुष्क। यहाँ पर जो भाग था ऐसे करके नहरी वाला भाग, इसको क्या कर दिया इसने? नहरी क्षेत्र। फिर मैं बात करूं यहाँ पर अरावली की। यहाँ पर इसने क्या नाम दे दिया? अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश, ठीक है, ये नाम दे दिया। फिर उसके बाद ये जो मैदान बचा इसको दे दिया उत्तर का कृषि औद्योगिक प्रदेश। ये नाम दे दिया किसने? वीसी मिश्रा ने। किसका? इस भौतिक प्रदेशों का, ठीक है। फिर एक भौतिक प्रदेश और, कौन सा? ये कौन सी दिशा हो गई? ये पूर्व, ये होगी दक्षिण पूर्व का कृषि प्रदेश। ऐसे करके इसने क्या कर दिया? 7 भागों में डिवाइडेशन कर दिया। और यहां पर एक भाग आता है, कौन सा? चंबल बीहड़ क्षेत्र। चंबल बीहड़। ये कितने 7 भाग हुए? 1 शुष्क, 2 अर्ध शुष्क, 3 नहरी क्षेत्र, 4 अरावली, 5 चंबल बीहड़, 6 कृषि औद्योगिक, 7 कृषि प्रदेश। ऐसे करके 7 भागों में बांट दिया किसने? वीसी मिश्रा ने। ये सबसे पहले बांटने का प्रयास किया गया है राजस्थान को, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसके बारे में? अब मैं बात करता हूं आपके जो पढ़ने हैं आपको, जो आपके लगते हैं वो लगते हैं किसके? देखिए जो डॉक्टर रामलोचन शर्मा जो हैं, इन डॉक्टर रामलोचन शर्मा ने डॉक्टर रामलोचन सिंह जो है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बांटा है अपने राजस्थान को। और मुख्यतः कितने भागों में बांटा है? मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। 4 भाग किए हैं राजस्थान के, 4 भागों में रामलोचन शर्मा ने बांटा है। किसको? भौतिक प्रदेश में राजस्थान को, ठीक है। और हम पढ़ेंगे किनका? रामलोचन शर्मा का, रामलोचन सिंह का, ठीक है। देखिए कौन कौन से 4 भाग हैं, कौन कौन से 4 भाग हैं उनको भी आप समझिए। देखिए ध्यान से देखेंगे आप, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो आगे पढ़ने वाले हैं वो भी यही पढ़ने वाले हैं। और पेपर में जो आएंगे क्वेश्चन, इनसे महत्वपूर्ण रूप से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये पश्चिम का क्या हो गया? मरुस्थल। ये क्या हो गया? ये हो गया पश्चिम का मरुस्थल, ठीक है। ये क्या हो गया? पश्चिम का मरुस्थल। फिर ये हो गई क्या? ये हो गई, देखिए ये जो भाग हो गया ये हो गया अरावली,
ठीक है, ये हो गया अरावली प्रदेश। फिर मैं बात करूं यहां पर, ये इस भाग को नाम दे दिया क्या, इस भाग को नाम दे दिया उत्तर पूर्व का मैदान। ठीक है, ये मैदान हो गया जो गंगा यमुना वो उससे बना हुआ है, उसका एक भाग है मतलब एक तरह से। और ये हो गया, ये होगी पूर्व दिशा और ये होगी दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व का पठार, या बोलूं मैं हाड़ौती का पठार। ये दो एक ही नाम बात है, ठीक है, दक्षिण पूर्व का पठार या हाड़ौती का पठार। तो ऐसे करके कितने भागों में बांट दिया रामलोचन सिंह शर्मा ने, चार भागों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले पश्चिम का मरुस्थल आता है, फिर मरुस्थल के बाद अरावली, फिर उसके बाद मैदान, उसके बाद पठार। ऐसे ही आपको फ्लो में इसी क्रम में याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जैसे रवाना हो गए यहाँ से गाड़ी लेके, तो जैसे पहले मरुस्थल में चलोगे, फिर इसमें अरावली पे चढ़ोगे, फिर जैसे मैदान में चलोगे, फिर पठार पे चढ़ोगे। ठीक है, पठार में आपको बता दूं कि ये तो है मैदान, और ये अगर थोड़ा सा ऊपर उठ जाए तो ये हो गया पठार, और ऊपर उठ जाए तो पहाड़ी, और थोड़ा और ऊपर उठ जाए तो पर्वत, और पर्वत पहाड़, और फिर पर्वत ऊपर उठ जाए तो पर्वतमाला। ठीक है, ऐसे करके मतलब होता है। तो पहाड़ मतलब इससे जो उठा हुआ भाग है, मैदान से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग है, उसे कहा जाता है पठार। ठीक है, चार भागों में इसने बांटा। अब मैंने आपको बताया था कि कौन किसका अवशेष है। मैंने आपको बताया था एक तो 33 सागर, और एक बताया था गोंडवाना ने। बताने में तो मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि एक तो बताए थे मैंने आपको 33 सागर, एक बताया मैंने आपको गोंडवाना लैंड, इसके अलावा अंगारा लैंड भी बताया था, लोरेशिया बताया था। तो आपको तो ध्यान केवल दो ही रखने हैं। कौन कौन से, एक तो गोंडवाना लैंड और एक ये अपना 33 सागर। क्योंकि राजस्थान में जो अवशेष हैं वो दो ही चीजों के अवशेष हैं, एक तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है और एक 33 सागर का अवशेष है। इनके अलावा कोई भी अवशेष नहीं है राजस्थान में। ठीक है, ये जो पश्चिम का मरुस्थल है, इसके बारे में आपको बता दूं, यहाँ पर पाई जाती है खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें पाई जाती है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा होना चाहिए यहाँ पर जो होगा? खारे पानी की झीलें कहाँ से निर्मित हुई भाई? पर्वत पे तो होगी नहीं खारे पानी की झीलें, वो होगी समुद्र में। तो समुद्र मतलब सागर, सागर मतलब 33 सागर। कौन सा सागर? ये जो पश्चिम का मरुस्थल है ये 33 सागर का अवशेष है। 33 सागर का क्या है? अवशेष है। फिर मैं बात करूं, ऐसे ही आप क्रम से रखते चले जाएंगे, फिर 33 सागर, फिर गोंडवाना लैंड, फिर 33 सागर, फिर गोंडवाना लैंड, बस ऐसे ही आपको रखते जाना है। अरावली किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का। ठीक है, उत्तर पूर्व का जो मैदान है किसका? 33 सागर का। किसका? 33 सागर का। और हाड़ौती का जो पठार है किसका? गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का भाग है। फिर मैं बात करूं मृदा की, कहां पर कौन कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, इसके बारे में मैं आपसे बात करूं तो देखिए, मरुस्थल है तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी। मैं बात करूं अरावली, तो अरावली में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? पर्वत है मतलब पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। फिर मैं बात करूं उत्तर पूर्व का मैदान, मैदान में कौन सी नदी, नदियां बहेगी तो जलोढ़ लाएगी। जलोढ़ मतलब कि कंकड़ पत्थर मिट्टी रेत जो भी लाएगी वो जमा करेगी, मतलब कौन सी मिट्टी बनेगी? जलोढ़ मृदा। ठीक है, फिर मैं बात करूं यहाँ पर दक्षिण पूर्व के पठार में, तो यहाँ पर जो मृदा बनेगी वो कौन सी पड़ेगी? काली मृदा। ठीक है, काली मृदा, या काली मृदा को बोला जाता है रेगुर भी बोला जाता है। ठीक है, और कपास के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, अब मैं बात करूं चार भौतिक प्रदेश मैंने आपको बताया, पहले पश्चिम का मरुस्थल जो 33 सागर का अवशेष है और मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। फिर मैंने आपको बताया कि अरावली प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है और पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। फिर मैंने आपको बताया कि उत्तर पूर्व का मैदान 33 सागर का अवशेष है और जलोढ़ मृदा पाई जाती है। फिर मैंने आपको बताया हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड का भाग है और काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, अब मैं बात करूं सबसे पहले किस भाग की? पश्चिम के मरुस्थल की। पश्चिम के मरुस्थल की हम बात कर लेते हैं कि पश्चिम का मरुस्थल विस्तार क्या है, कहां पर कितना क्षेत्रफल है, कहां पर फैला हुआ है, क्या नाम है, क्या काम है, कितनी जनसंख्या निवास करती है, इस चीजों के बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए
बड़े ध्यान से समझिए, मरुस्थल में से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। देखिए समझिए आप कि जैसे पश्चिम का जो मरुस्थल है, पश्चिम का जो मरुस्थल है राजस्थान में या बोलो भारत में, देखिए ये हो गया अपना भारत का मैप, ठीक है। समझो इस मैप को, और मैप से अगर आपको समझाऊंगा तो आपको क्या बेस्ट लगेगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना थोड़ा, ठीक है। ये हो गया भारत, जैसा भी बना अपने को किसी को गिफ्ट नहीं करना है, बस ये समझ लीजिए कि अपना हो गया भारत, ठीक है। भारत में सबसे पहले मैं बात करूं विस्तार की, किसके, मरुस्थल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मरुस्थल की बात कर रहे हैं। तो मरुस्थल की जो विस्तार की अगर मैं बात करूं आपसे, किसकी, विस्तार की, तो इसका विस्तार जो है, सबसे पहले तो देशों की बात करूं तो एक तो भारत में है, और इधर एक देश पड़ता है लुच्चा सा, यहाँ पर विस्तार है तो ये दूसरे देश में चला गया। दूसरा देश कौन सा, लुच्चा सा देश है पाकिस्तान। इससे पाकिस्तान में और भारत में, दो ही देशों में क्या है इसका विस्तार है। अफगानिस्तान मत कर देना, अफगानिस्तान में इसका विस्तार नहीं है, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान दो ही देशों में क्या है इसका विस्तार है। फिर मैं बात करूं, भारत में तो बोला जाता है इसको थार का मरुस्थल, ठीक है। इसको बोला जाता है थली, ठीक है। इसको बोला जाता है उत्तर पश्चिम का मरुस्थल। लेकिन यहाँ पर अलग ही नाम है, ना इनके नाम अच्छे हैं ना इनके काम अच्छे हैं। यहाँ पर क्या नाम है, चोलिस्तान, चोलिस्तान, वही चोली आगे पीछे वाली, ठीक है। तो चोलिस्तान, देखो नाम देख लो आप, ठीक है। चोलिस्तान क्या नाम है पाकिस्तान में, इसका चोलिस्तान नाम है, ठीक है। फिर मैं बात करूं कि भारत में कितने राज्यों में इसका विस्तार है। भारत में देखेंगे आप इस सीमा पर कौन कौन से राज्य लग रहे हैं, तो उन्हीं राज्यों में क्या है इसका विस्तार है। तो गुरुजी यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं बता सकते हो कोई? देखो यहाँ पर सबसे पहले आ गया क्या, पंजाब, फिर आ गया हरियाणा, फिर हो आ गया राजस्थान, फिर आ गया गुजरात। मतलब चार ही स्टेटों में इसका क्या है विस्तार है। पूरे भारत के चार जो स्टेट हैं उनमें ही क्या इसका विस्तार पाया जाता है। अब मैं आपसे बात करूं, आप बोलोगे गुरुजी की यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है, पंजाब हरियाणा में कोई मरुस्थल नहीं है, लेकिन मरुस्थल में आता है वो क्षेत्र। कैसे, देखिए बड़ा ही इजी काम है। यहाँ पर क्या हो गया, विकास हो गया। कैसे हुआ, यहाँ से एक नदी निकलती है सिंधु नदी, पता है आपको? नहीं पता है तो आप पढ़ोगे आगे। फिर जैसे यहाँ से एक सतलज नदी निकलती है, एक यहाँ से झेलम, यहाँ से चेनाब, यहाँ से रावी, यहाँ से व्यास, ऐसे करके नदियाँ ही नदियाँ निकलती है। और हरियाणा में क्या चली जाती है, नहरें चली जाती हैं। तो इस वजह से मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर नदियाँ होने की वजह से विकास हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, सिंचाई हो गई और फसलें होने लगी। इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पर कोई कमी नहीं है, फसल भी अच्छी होती है और पैदावार भी अच्छी होती है, और कोई मरुस्थल नहीं लगता। लेकिन वाकई में मरुस्थल में आता है, ठीक है, 4 स्टेट। देखिए अब मैं बात कर लेता हूँ कि राजस्थान में, भले भारत में बात की हमने, भारत और पाकिस्तान दो देशों में इसका विस्तार है, ठीक है। फिर मैंने बात की कि 4 स्टेटों में गुजरात राजस्थान हरियाणा और पंजाब में इसका विस्तार है। फिर हम बात करेंगे कि और पाकिस्तान में नाम बताया मैंने आपको, चोलिस्तान है। फिर मैं बात करता हूँ कि राजस्थान में कितने जिलों में इसका विस्तार है। देखिए राजस्थान में कितने जिलों में इसका विस्तार है, तो विस्तार की देखिए मैं बात करूँ, देखिए ये है हो गया अपना मरुस्थल, ठीक है। इधर होगी अरावली, ये अरावली जो है, अरावली जो पहाड़ियां हैं, इसके पश्चिम की बात करूं मैं, इधर पश्चिम की मैं बात करूं तो अरावली के पश्चिम में जिलों की संख्या है 13। गुरुजी कौन कौन से, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, पाली और सिरोही। देखेंगे आप
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 जिले कौन कौन से अरावली के पश्चिम में ये 13 जिले शामिल हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय जिलों की संख्या। मरुस्थलीय जिलों की संख्या बोलते ही आपको क्या बोलना पड़ेगा, 12। मरुस्थलीय शब्द लगेगा वैसे ही 12, एक जिला कट हो जाएगा, कौन सा, तो वो हो जाएगा आपका सिरोही। सिरोही जो जिला है वो अरावली में आता है, ना कि मरुस्थल में। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का कि जो मरुस्थलीय जिले हैं वो केवल 12 ही हैं और 12 जिलों में ही मरुस्थल का विस्तार है। ठीक है, और पूर्ण मरुस्थलीय जिलों में आपसे बात करूं तो जैसलमेर और बाड़मेर, ये जो 2 जिले हैं ये क्या है, पूर्णतः मरुस्थलीय जिले हैं। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करें विस्तार के बाद में हम बात करें इस मरुस्थल के क्षेत्रफल के बारे में। मरुस्थल के क्षेत्रफल के बारे में मैं आपसे बात करूं, क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, क्षेत्रफल जो है वो कितना है, ये वैसे तो 2,33,000, कितना, 2,33,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये फैला हुआ है। ठीक है, वैसे तो ये 2,33,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है, लेकिन राजस्थान में कितना है, अपने को तो राजस्थान से मतलब है। राजस्थान में जो है इसका विस्तार है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। गुरु जी कितना प्रतिशत है ये। ठीक है, वैसे तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो मरुस्थल है ना, ये जो मरुस्थल है ये जो 58% है, कितना, 58% है, किस हिसाब से, अरावली के पश्चिम के हिसाब से। ठीक है, और अरावली के पश्चिम में जो मरुस्थल है वो है 58% है, और पूर्ण रूप से कुल मरुस्थल जो है वो है कितना, 61.11%। ये जो है वो 61.11% है, समझ रहे हो। अरावली के पश्चिम में तो है 58% और कुल मरुस्थल जो है 61.11%। सर ये लोचा क्या है गुरुजी, ये लोचा क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, समझा देंगे आपको। समझ में नहीं आया तो समझो इस चीज को। आपने एक शब्द सुना होगा रेगिस्तान का मार्च, और नहीं सुना है तो सुन लीजिए। रेगिस्तान का क्षेत्रफल चल रहा है अपना, ठीक है, रेगिस्तान का मार्च, क्या, रेगिस्तान का मार्च, ये शब्द आपने सुना हो या नहीं सुना हो, लेकिन आप सुनेंगे। देखिए रेगिस्तान का मार्च क्या होती है। पहली बात तो जैसे आपने सुना होगा सेना मार्च कर रही है, जैसे आपने सुना होगा कि नया साल जो लगता है वो कब लगता है, मार्च के महीने में लगता है, चैत्र मास में लगता है कि नहीं लगता है, लगता है गुरुजी। फिर मैं बात करूं कि जो नया साल मार्च में लगता है, मतलब आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करने हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि पिछली वाली सारी चीजें भूलकर अब आगे नए साल में एंटर करो आप और आगे बढ़ो और नौकरियां लगो। सही है कि नहीं, नौकरियां लगो। तो अब क्या करना है, हमें आगे अच्छा करना है, अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है, अब क्या होता है, ये हो गया आगे बढ़ना। क्या हो गया, मार्च का मतलब क्या हो गया, आगे बढ़ना। कैसे हुआ, आपने सुना होगा दांडी मार्च। दांडी मार्च कब हुआ था, दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल को क्या हुआ था, दांडी पहुंचे थे कौन, गांधी जी, 78 अनुयायियों के साथ 322 किलोमीटर की दूरी तय करके। और ये कहां पर, फिर सभी ने अवज्ञा आंदोलन की क्या की थी, सभी ने अवज्ञा आंदोलन की क्या थी, शुरुआत की थी, आपको पता हो। तो ये था दांडी मार्च, मतलब कि दांडी के लिए आगे बढ़े। क्या बढ़े, दांडी के लिए आगे बढ़े। तो मतलब मार्च का मतलब क्या हो गया, आगे बढ़ना। क्या हो गया, आगे बढ़ना। देखिए तो फिर अब मैं आपको बताता हूं कि रेगिस्तान का मार्च क्या है। फिर रेगिस्तान का मार्च है रेगिस्तान का आगे बढ़ना। अब आप कहोगे कि कैसे गुरुजी, देखो ये जो है अपना मरुस्थल, ठीक है, ये हो गया अपना मरुस्थल, दिख रहा है, ठीक है। यहां से आप देखोगे यहां पर है अरावली, अरावली की ऐसे पहाड़ियां बनी हुई है, ठीक है। जरूरी है कि वो एक साथ पूरी ऊंची ऊंची हो, नहीं, ये जो पहाड़ियां बनी हुई है इनके बीच में क्या है, गैप, क्या है,
ये गैप है। और इन गैप से क्या होता है कि जो हवा चलती है, ये तो उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ठीक है। तो यहां से जो हवा चलती है रेगिस्तान से, हवा चलेगी और इनमें क्या भरेगी, इन गैपों में क्या भरेगी, बालू का, रेत जो है वो भर देगी। और ये रेगिस्तान क्या होगा, यहां तक जो था वो अब यहां तक हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा। मतलब रेगिस्तान क्या हुआ, आगे बढ़ा। अब दिशा भी पूछ ली जाती है कई बार कि रेगिस्तान का मार्च किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। कैसे, ऐसे मार्च हो रहा है, कैसे हो रहा है, रेगिस्तान का मार्च दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और ढाल की मैं बात करूं तो उत्तर पूर्व से ढाल ये होगा, ढाल ये होगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ढाल ये है। जबकि मार्च जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ध्यान रखें, ढाल क्या है, ढाल मैंने आपको बताया, ढाल है दक्षिण, ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये तो हो गया ढाल। और मार्च मैंने आपको बताया कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये क्या है, मरुस्थल का ढाल है। ये रेगिस्तान का मार्च हो रहा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मार्च हो रहा है। अब देखो जो मार्च हो रहा है, रेगिस्तान आगे बढ़ रहा है, ठीक है, मरुस्थलीकरण होता जा रहा है। और मरुस्थलीकरण को कम से कम अरावली रोके हुए भी है, फिर कोई कुछ बढ़ रहा है आगे। फिर भी देखिए, रेगिस्तान मार्च के लिए जो गांव फेमस है वो कौन सा फेमस है, जैसलमेर का क्या है, नाचना गांव। जैसलमेर का नाचना जो गांव है वो क्या है, रेगिस्तान मार्च के लिए क्या है, फेमस है, रेगिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए फेमस है नाचना गांव। और जैसलमेर में ही एक गांव है समगांव, ये पूर्णतः वनस्पति रहित गांव कौन सा है, तो वो गांव है कौन सा, समगांव। कौन सा गांव है, समगांव। तो ध्यान रखें कि जैसलमेर का नाचना गांव जो है रेगिस्तान को बढ़ाने का काम कर रहा है। समगांव जो है यहाँ पर वनस्पति नहीं है, यहाँ पे केवल धोरे हैं, टिब्बे हैं केवल, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल में हमने किसकी बात कर ली कि 68.11% और 58% है अरावली के पश्चिम में, ये आप ध्यान में रखें, ठीक है। हाँ गुरुजी, इतनी बात मेरे समझ में आ गई और आप अब आगे बात कीजिए, ठीक है। मैं आगे बात करता हूँ, इससे पहले मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। शुरू करते हैं। क्षेत्रफल के बाद हम बात करें जनसंख्या की, किसकी, जनसंख्या की मैं बात करूं, आप और दूसरे जैसे मरुस्थल देखोगे आप, जैसे पेंटागोनिया मरुस्थल है, जैसे आपका टकला मकान मरुस्थल है, जैसे आपका गिब्सन मरुस्थल, सिप्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया वाला, जैसे आपका वो सहारा, कौन सा, वही सहारा बेदर्दी वाला, बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, वो मुझे बिछड़ा ऐसा दोबारा ना मिला, ऐसा करके सहारा मरुस्थल है, किसमें, अफ्रीका में उत्तरी भाग में से फैला हुआ है। तो इस सहारा मरुस्थल के 10-12 देशों में फैला हुआ है। यहाँ पर भी इतनी सघन जनसंख्या नहीं है, उतनी सघन जनसंख्या कहाँ पर है, थार मरुस्थल में है, ठीक है। ये जो सहारा मरुस्थल है ये तो अफ्रीका में फैला हुआ है, अफ्रीका के उत्तरी भाग में। यहाँ पर भी इतनी जनसंख्या नहीं है। जहां पर अपने मरुस्थल की बात करूं तो यहाँ पर अपने मरुस्थल में बिल्कुल सघन जनसंख्या है। सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला जो मरुस्थल है वो कौन सा है, वो मरुस्थल है आपका ये थार मरुस्थल, ना कि सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल बड़ा है, क्षेत्रफल में बड़ा है ये, ठीक है। फिर मैं बात करूं सर्वाधिक, अगर जनसंख्या है तो सर्वाधिक जनघनत्व भी है, जनघनत्व भी है, ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व और सर्वाधिक सघन जनसंख्या कहां पर है, यहाँ पर है अपने मरुस्थल में, ठीक है। इस मरुस्थल को देखो युवा है, युवा मरुस्थल की संज्ञा दी गई है, युवा मरुस्थल की क्या दी गई संज्ञा, युवा है तो फिर जनसंख्या तो होना बिल्कुल अनिवार्य है।
ठीक है। और इसको दी गई है मानवकृत मरुस्थल इसको कहा जाता है। कैसे गुरुजी मानवकृत मरुस्थल? मानवकृत मरुस्थल का मतलब यह है कि इस मरुस्थल में जो लोगों ने क्या किया, जैसे मरुस्थलीकरण को बढ़ावा दिया है। कैसे? ज़्यादातर पशुचारण कर लिया, और जैसे वहाँ की वनस्पति को निपटा दिया, वन खत्म कर दिए, और औद्योगिकरण कर दिया, वहाँ पर नई नई फैक्ट्रियाँ वहाँ पर स्थापित कर दी। तो इससे क्या हो गया, उसकी जो वनस्पति थी वो खत्म हो गई, और हवा का जो था बढ़ना और ज़्यादा आगे बढ़ने लगी। इस वजह से क्या होगा, मानवकृत मरुस्थल एक तरह से कहा जाता है। और कुछ जैसे प्राकृतिक दशाएं भी हैं। कैसे कि जैसे बारिश जो है उसकी अनियमितता है, बारिश टाइम टू टाइम नहीं हो रही, इस वजह से भी क्या हो गया, मरुस्थलीकरण हो गया। तो ध्यान रखें कि सघन जनसंख्या, और सघन जनसंख्या कितनी, पूरे राज्य की 40% जनसंख्या जो निवास करती है वो इस मरुस्थल में निवास करती है। इन 12 जिलों में निवास करती है। कितने? 12 जिलों में निवास करती है। ठीक है, इन 12 जिलों में निवास करती है। सघन जनसंख्या, सर्वाधिक जनघनत्व है, और 40% जो जनसंख्या निवास करती है वो यहाँ पर निवास करती है। और मानवकृत और युवा मरुस्थल की संख्या इसको दी गई है। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में? ओके गुरुजी, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात आगे बढ़ते हैं। किसकी बात की हमने बात की जनसंख्या की। अब बात कर लेते हैं किसकी? वनस्पति की। ठीक है, वनस्पति जो है इसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है? इसमें जो वनस्पति पाई जाती है वो पाई जाती है कौन सी? कांटेदार। इजी सा सवाल है, कांटेदार को बोला जाता है साइंस में जीरोफाइट, या बोला जाता है क्या? मरूदभिद। क्या बोला जाता है? मरूदभिद। कांटेदार, जीरोफाइट, मरूदभिद, ऐसी क्या पाई जाती है? इसमें वनस्पति पाई जाती है। और इस वनस्पति को देखते हुए कुछ लोगों को क्या है, जैसे समझ नहीं पड़ी, तो उन्होंने क्या कर दिए, 2-4 कमेंट कर दिए। क्या कर दिए? कमेंट कर दिए। जैसे आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा, कहीं पर आपको बुरी लग जाएगी मेरी बात, तो आप भी तो कमेंट कर दोगे कि नहीं कर दोगे? तो उसी तरह से क्या है, इन्होंने भी क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। क्या कर दिया? कमेंट कर दिया। कितने लोगों ने? 2 लोगों ने। कौन कौन से लोग थे, उनका कमेंट आप जरूर ध्यान में रखें। कांटेदार, जीरोफाइट, मरूदभिद वनस्पति को देखते हुए 2 लोगों ने क्या कर दिया? कमेंट कर दिया। वाह गुरुजी, क्या बात! कमेंट भी करते हैं मतलब मन लगे? बिल्कुल करते हैं। देखो, एक तो है कौन? ईश्वर, मतलब ईश्वरी प्रकाश या प्रसाद जो भी हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश ने क्या कहा? इस क्षेत्र को कहा है रुक्ष क्षेत्र। क्या कहा है? रुक्ष क्षेत्र। ध्यान रखें, ईश्वरी प्रसाद ने किस प्रकार की संज्ञा दी गई है? तो रुक्ष प्रदेश है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं, दूसरा व्यक्ति है कौन? हवेनसांग। कौन है? हवेनसांग। अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंचे हो तो एक कमेंट करें यहां पर अभी कि हवेनसांग किसके दरबार में आया था। ये आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि आप यहाँ तक पहुंचे भी हो कि नहीं पहुंचे वीडियो में। ठीक है, तो हवेनसांग की मैं बात करूं, फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हवेनसांग की मैं बात करूं, हवेनसांग जो है वो क्या कहता है? इस क्षेत्र को कहता है गुर्जरात्रा क्षेत्र। क्या कहा जाता है इसको? गुर्जरात्रा, या तो गुर्जर जाति का आधिपत्य देखा होगा इसने, कुछ भी देखा हो, पर हवेनसांग जो है इसने क्या कहा है? गुर्जरात्रा क्षेत्र कहा है। ठीक है, बड़ा ही इजी है, बड़ा ही सिंपल है। जितना तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको, बढ़िया कोई नहीं समझाएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया बढ़िया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले वेगनर का सिद्धांत बताया। वेगनर सिद्धांत बताने के बाद मैंने आपको अवशेष बताए। अवशेष बताने के बाद मैंने विस्तार बताया। कौन कौन से? 2 देशों में है, भारत और पाकिस्तान। भारत में चोलिस्तान, और भारत में पाकिस्तान में चोलिस्तान, और भारत में मरुस्थल, थार का मरुस्थल, थली या उत्तर पश्चिम का मरुस्थल। ठीक, फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो 13 जिलों में तो पश्चिम में है अरावली के, और 12 जिले जो है अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय जिले हैं। मतलब 12 जिलों में क्या है, इसका विस्तार है। राजस्थान के और 4 राज्यों में, 4 स्टेटों में इसका विस्तार है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान। फिर मैंने आपको बताया क्षेत्रफल 61.11%, 58%, ये आप ध्यान में रखें। अरावली के पश्चिम में रेगिस्तान महाराज बताया। फिर मैंने बताया आपको जनसंख्या
जनसंख्या, सघन जनसंख्या बताई अफ्रीका से भी ज़्यादा। ठीक है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ क्या, आपको बता रहा हूँ वो जो बहुउद्भिद कांटेदार जो जीरोफाइट जो वनस्पति है उस पर जो कमेंट किया है 2 लोगों ने, उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले ईश्वरी प्रसाद ने रुक्ष क्षेत्र कहा है, फिर मैं बता रहा हूँ हवेनसांग ने क्या कहा है, गुर्जरात्रा क्षेत्र। हवेनसांग जो है इसने एक बुक लिखी है, ध्यान में रखे, एक बुक बड़ी फेमस है, CUP। सर ये क्या नाम हुआ, CUP? देखो इनके ऐसे ही नाम होते हैं, चाइनीज है, ये चाइनीज है। चाइनीजों के ऐसे नाम होते हैं, जैसे हम बर्तन को देते हैं वैसे आवाज आती है टिन टिन टिन, जैसे इनके नाम होते हैं CUP। क्या, CUP, चिंग चांग चुंग, डिंग डांग डूंग, ऐसे इनके नाम होते हैं। तो आपको नाम पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान होना चाहिए कि CUP किसकी बुक है, वो अपनी बुक है किसकी, हवेनसांग है। इसको यात्रियों का राजकुमार भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, ये 2 कमेंट हो गए, इनके बारे में हमने जान लिया। ढाल हमने जान लिया, ढाल भी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर मरुस्थल जो वनस्पति है, वनस्पति मैंने आपको बता दी। ठीक है, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, कोई भी चीज आपकी छोड़ने वाला नहीं हो। ठीक है, ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, डेजर्ट ब्लॉक। क्या है डेजर्ट ब्लॉक, क्या होते हैं डेजर्ट ब्लॉक? डेजर्ट ब्लॉक क्या होते हैं, डेजर्ट ब्लॉक क्या होते हैं? देखिए, डेजर्ट ब्लॉक ऐसे मतलब स्थान होते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करूं मैं, ऐसे स्थान होते हैं जहां पर आप कितना ही मतलब अंदर तक होल को ले जाओ पर वहां पर पानी नहीं निकलेगा। मतलब जहां पर बिल्कुल ही क्या हो गया है, सूखा हो गया है, वहां पर बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल ही नीचे वाटर लेवल चला गया है, उसे क्या कहा जाएगा, डेजर्ट ब्लॉक। और पूरे भारत में जो है, पूरे ऑल ओवर भारत में जो डेजर्ट ब्लॉक की संख्या है वो है 142 डेजर्ट ब्लॉक। कितने, 142 डेजर्ट ब्लॉक कहाँ पर है, पूरे भारत में। और राजस्थान ने इसमें मान्यता हासिल की। राजस्थान में जो है, राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक है, राजस्थान में 85 डेजर्ट ब्लॉक कहाँ पर है, अपने राजस्थान में। और इन डेजर्ट ब्लॉक की वजह से सरकार ने क्या किया है, राजस्थान में सांचौर, जालोर, जैसे जालोर सिटी, जैसे पुष्कर, अजमेर, इन स्थानों पर क्या कर दिया है, पूर्णतः क्या है, प्रतिबंध लगा दिया है पानी के विदोहन पर। ठीक है, पानी के दोहन पर संरक्षण की करने की हिसाब से क्या कर दिया है, यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए आप, अब आगे बढ़ते हैं। डेजर्ट ब्लॉक बता दिया मैंने आपको। अब मैं बताऊं आपको, ये जो मरुस्थल है, ये जो मरुस्थल है, ये भाग है किसका, ये भाग है, मैंने आपको बताया सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल का ये क्या है, पूर्वी भाग है। और कौन से नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है ग्रेट पेलियो आर्कटिक, ग्रेट पेलियो आर्कटिक, ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का क्या है, ये पूर्वी भाग। ठीक है, क्या है, ये पूर्वी भाग है। जैसे ये मरुस्थल है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, मरुस्थल है, तो ये इसके क्या है, ऐसे उड़ के आई होगी मिट्टी। यहाँ पे अरब मरुस्थल हो गया, यहाँ पे टकला मकान हो गया, तो यहाँ पर ये कौन सा हो गया, ये हो गया अपना मरुस्थल। ठीक है, ये ध्यान में रखें, ऐसे करके ये बोला जाता है ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का क्या है, ये पूर्वी भाग बताया जाता है। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ है, इसका निर्माण जो हुआ है, निर्माण हुआ है परमो कार्बोनिफेरस, इसका परमो कार्बोनिफेरस, ये युग चलते हैं, इसके अंतर्गत इसका क्या हुआ है, निर्माण माना जाता है। ठीक है, फिर मैं बात करूं इसकी ऊंचाई की। ऊंचाई जो है इसकी 200 मीटर से 300 मीटर औसतन जो ऊंचाई है, औसत जो ऊंचाई वह 200 से 300 मीटर क्या है, ऊंचाई है। इसके मैं बात करूं, ये जो ऊंचाई ये कहाँ से मापी जाती है, आपके चेन्नई से मापी जाती है। यहाँ पर राज्य है कौन सा, तमिलनाडु। ठीक है, इस तमिलनाडु में एक स्थान है चेन्नई एक्सप्रेस, आपने सुना होगा, मूवी देखी होगी। तो इस चेन्नई से क्या मापी जाती है, ये समुद्र तल वाली, कौन सी, समुद्र तल वाली,
समुद्र तल वाली क्या ऊंचाई मापी जाती है। ध्यान रखें, समुद्र तल वाली ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? चेन्नई से मापी जाती है। पहले जो है मुंबई से मापी जाती थी, अब मापी जाती है कहाँ से? चेन्नई से। समुद्र तल वाली, आपको पता होगा कि आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, वहां पे नाम पढ़ते हैं और वहां पे आपने जरूर देखा होगा कि समुद्र तल से इतना ऊंचा, समुद्र तल से इतना ऊंचा। जहां भी आप ऊंचाई पढ़ते हो, समुद्र तल से इतना ऊंचा। तो ऊंचाई कहाँ से? भारत में तो यहाँ से मापी जाती है, चेन्नई से। ठीक है, और कितनी ऊंचा है? 200 से 300 मीटर ऊंचा है। अब मैं बात करूं कि सबसे कम ऊंचा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो वो यही, सबसे कम ऊंचा भौतिक प्रदेश जो है ना, सबसे कम ऊंचा भौतिक प्रदेश वो ये आपके थार का मरुस्थल। ठीक है, ध्यान रखें। भाग है किसका? ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का क्या है? ये पूर्वी भाग है। निर्माण हुआ है इसका परमो कार्बोनिफेरस युग में। ऊंचाई इसकी 200 से 300 मीटर, और ऊंचाई जो मापी जाती है चेन्नई तमिलनाडु से मापी जाती है समुद्र तल की। और सबसे ऊंचा नहीं, सबसे नीचा मतलब सबसे गहरा में आपसे बात करूं तो सबसे नीचा जो भौतिक प्रदेश है, सबसे कम ऊंचा। अरे हाँ, सही हो। सबसे कम ऊंचा जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? ये आपका ये मरुस्थल वाला जो भाग है, ये सबसे कम ऊंचा भौतिक प्रदेश है। और जो है अरावली जैसे मैदान, जैसे पठार, ये क्या है? इससे ऊंचे हैं। तो ध्यान रखें इसके बारे में। ठीक है, इतनी बात आपने सुन ली मेरी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरी इतनी बात सुनने के लिए। और क्या बताऊं आपको, भाई हम तो छोटे आदमी हैं, सुन भी लिया करो कभी हमारी भी। ठीक है कि नहीं? ठीक है, मरुस्थल विस्तार, क्षेत्रफल, जनसंख्या, वन, डेजर्ट ब्लॉक, निर्माण, इतनी चीजें जान ली आपने मेरे से। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल को क्या किया गया है पढ़ने की दृष्टि से। हमने पहले भारत राजस्थान को 4 भागों में डिवाइड किया पढ़ने की दृष्टि से। अब क्या करेंगे? अब मरुस्थल को डिवाइड करेंगे पढ़ने की दृष्टि से। कैसे गुरुजी? ये समझ लो कि ये मरुस्थल हो गया। ठीक है, इधर वाला क्या हो गया? मरुस्थल। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको डिवाइडेशन करेंगे। किस हिसाब से कर रहे हो सर? तो देखिए, डिवाइडेशन जो हो रहा है ना, इसका 2 डिवाइडेशन कर दिया मैंने। किस हिसाब से? कि यहाँ पर तो है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, या बोलूं मैं 500 मिलीमीटर जो वर्षा रेखा है। वर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर या 500 वर्षा रेखा जो है पूरे राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। और कहाँ से गुजरती है? ये अरावली से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? अरावली से गुजरती है। ध्यान दें इस बात पर, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने आपको। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली से गुजरती है और पूरे राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। ठीक है, फिर मैं बात करूं यहां से 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर या बोलूं 250 जो वर्षा रेखा है वो मरुस्थल को, किसको? मरुस्थल को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। कौन कौन सा गुरुजी? एक तो शुष्क। गुरुजी इसको शुष्क क्यों कहा? अरे भाई ये जो 25 सेंटीमीटर है ये क्या करेगी? 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ पे होगी? इधर। और 0 से अब 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा कहाँ पर होगी? यहाँ पर। तो शुष्क ये हुआ, और अर्ध शुष्क ये हुआ। बड़ा इजी काम है भाई। ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, 50 सेंटीमीटर वर्षा, 25 से 50 अर्ध शुष्क, 25 से कम शुष्क, 50 से ज्यादा वो उधर वाला पार्ट हो जाएगा, मैदान वाला, पठार वाला, वो वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अरावली के पश्चिम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ तो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है,
और ये जो 50 सेंटीमीटर वर्षा, क्या बताया मैंने आपको कि 50 सेंटीमीटर वर्षा जो है पूरे राजस्थान को दो भागों में डिवाइड कर देती है, अरावली से गुजरती है। उसके बाद बताया मैंने 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो पूरे राजस्थान को दो भागों में डिवाइड कर देती है, एक तो अर्ध शुष्क, एक शुष्क। 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा, 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा। वैसे मैं बात करूं तो जो अपना मरुस्थल है, पूरे मरुस्थल में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 0 से 50 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, ध्यान रखिए इस चीज की। 0 से 50 सेंटीमीटर कम होगी, 50 से मतलब नीचे नीचे ही होगी, ज्यादा नहीं होगी, ध्यान दें इस चीज पे, ठीक है। तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में मैंने इसको बांट दिया। इसको अब क्या करेंगे कि सबसे पहले तो शुष्क क्षेत्र को निकालेंगे, इस वाले पार्ट को निकालेंगे और अलग से इसको पढ़ेंगे, फिर अर्ध शुष्क को अलग से निकालेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे, निकालेंगे, पढ़ेंगे, निकालेंगे, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे इस पर। सुनो, अब शुष्क को क्या किया मैंने, पहले मैं शुष्क की बात बता देता हूँ, फिर अर्ध शुष्क की बात बताऊंगा। शुष्क का जो होता है इसमें दो चीजें पाई जाती हैं। क्या चीजें पाई जाती है गुरुजी? देखिए, समझना इस चीज को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इन सबको आप एक तरह से अभी नेगलेक्ट कर दें। अभी आपको केवल ये जो शुष्क वाला पार्ट है इस पर ध्यान देना है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इस पर आपको फोकस करना है। ये जो शुष्क वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट? ये, ठीक है। इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। इसको क्या किया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। दो भाग कौन कौन से? एक तो बालू का स्तूप युक्त, कौन सा? बालू का स्तूप मुक्त, और एक है बालू का स्तूप युक्त। मतलब दो भागों में डिवाइड कर दिया शुष्क प्रदेश को। जो शुष्क प्रदेश है इसको क्या कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। एक तो बालू का मुक्त प्रदेश, एक बालू का युक्त प्रदेश। इतने भागों में हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। शुष्क भाग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इतना तो मैंने शुष्क के बारे में बताया। फिर मैं इन पार्टों को कैसे करूंगा, इसमें दर्शाऊंगा। क्या करूंगा, इसमें दर्शाऊंगा। कैसे दर्शाऊंगा कि ये तो हो गया क्या, ये जिसमें कुछ भी स्तूप नहीं है, ये तो हो गया मुक्त, ठीक है। और ये इसमें क्या है, इसमें धोरे हैं, इसमें टीले हैं, यहाँ पर बालू के टिब्बे बने हुए हैं, खतरनाक खतरनाक। पूर्णतः यहाँ पर मरुस्थल का विस्तार है। इसको मैंने क्या कह दिया, युक्त। युक्त मतलब बालू का स्तूप युक्त, और मुक्त मतलब बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ठीक है। इतनी बात आपको मैप में समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब मैं बात करूं, बालू का स्तूप मुक्त को अलग से पढ़ेंगे, बालू का स्तूप युक्त को अलग से पढ़ेंगे एक बार। अब इसको रहने दो। अब अर्ध शुष्क के बारे में बता देता हूं। अर्ध शुष्क जो है इसके हम 4 पार्ट करेंगे। नंबर 1 पार्ट, नंबर 2 पार्ट, नंबर 3 पार्ट। कैसे? ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इस ऊपर वाले पार्ट को क्या कहेंगे, घग्गर। घग्गर का मैदान, अरे जानते हो ना, मैंने नदियां पढ़ाई थी। घग्गर का मैदान कहेंगे इसको। घग्गर, यहाँ से नदी निकलती है और ऐसे करके जाती है, तो घग्गर का मैदान हो गया, तो घग्गर का मैदान पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर चूरू, झुंझुनू, सीकर, मतलब कि शेखावाटी। शेखावाटी का क्या है, ये अंत प्रवाह क्षेत्र, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कौन सा, यहाँ पर आ गया क्या, नागौर जिला। नागौर जिला, इस नागौर की जो उच्च भूमि है, नागौर उच्च भूमि को पढ़ेंगे, ठीक है। 4 भागों में डिवाइड कर दिया मैंने इस अर्ध शुष्क वाले को। सबसे पहले घग्गर का मैदान, फिर शेखावाटी का मैदान, फिर नागौर उच्च भूमि, और फिर यहाँ पर एक नदी निकल के आती है, कौन सी, लूणी। तो यहाँ पर लूणी का बेसिन, ठीक है, लूणी का बेसिन। इसे ऐसे पढ़ेंगे हम। कैसे? मरुस्थल को कैसे पढ़ेंगे, मरुस्थल को जो है हम ऐसे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने बताया कि 50 सेंटीमीटर वर्षा पूरे अरावली के पूरे अरावली से गुजरती है और 2 राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। फिर मैंने बताया कि इधर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, इधर 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी। फिर 1 सेंटीमीटर एक वर्षा रेखा और आती है, कौन सी, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा।
जिसको बताया कि ये मरुस्थल को दो भागों में डिवाइड कर दी थी, अर्धशुष्क और एक शुष्क, अर्धशुष्क और एक शुष्क। अर्धशुष्क का मैंने दो डिवाइडेशन कर दिया, एक तो बालू का स्तूप मुक्त, एक बालू का स्तूप युक्त। युक्त प्रदेश में क्या पाए जाएंगे? धोरी, और मुक्त प्रदेश में क्या? धोरी नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, फिर मैं बात करूं अर्धशुष्क की। अर्धशुष्क को मैंने चार भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले घग्गर नदी बहती है, घग्गर का मैदान। फिर बताया मैंने सेकावाटी में कांतली का अंतर प्रवाही क्षेत्र, तुरावाटी वाला क्षेत्र। फिर नागौर की उच्च भूमि पठार वाला क्षेत्र। फिर लूणी का बेसिन। ये पार्ट हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करते हुए। ठीक है, ठीक है। अब हम सबसे पहले लेंगे शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश में भी क्या लेंगे? सबसे पहले बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश को। ठीक है, हाँ गुरुजी इसको ले लीजिए आप, कोई बात नहीं बेटा, ले लेते हैं। ठीक है, इसको समझेंगे और इसमें जो चीजें हैं उनके बारे में क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। उन चीजों के बारे में हम बातें करने वाले हैं बेटा। ठीक समझ रहे हो? आ भी रहा है कि समझ में, कि ऊपर से ही जा रहा है? कोशिश मेरी यह पूरी है कि आपको समझाया जाए, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप भी मेरे साथ मेहनत करेंगे। ये जो पढ़ाया हुआ है इसको रिपीट करेंगे, और रिपीट करके अपनी जो गाइड है एक बार फिर उसमें पढ़ेंगे। जो चीज़ें मुझसे छूटी है उन्हें अपने नोट्स में जोड़ोगे। तुम क्या करोगे? नोट्सों में जोड़ोगे। ये काम किसका है? ये काम है आपका। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसके बारे में, एक बार के लिए अगली क्लास में बात करेंगे इस बात में। ठीक है, ओके, थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, आपके ही काम की चीज़ बताता हूँ, आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आता हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बढ़िया तरीके से फॉलो करो और मेरे साथ जुड़े रहो बस।